हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके बुक्स रीडिंग में। मैं हूं विशाल सिंह। हम आप सबके लिए लाने वाले हैं संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास की एक धमाकेदार सीरीज। आज आज इस पहले वीडियो में हम इतिहास के परिचय के बारे में जानेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति जर्मन भाषा के गेस्चिचटे शब्द से हुई है। शब्द थोड़ा डिफिकल्ट है, ध्यान रखिए। गेस्चिचटे शब्द से हुई है। इस शब्द का अर्थ है कि विगत घटनाओं का विशेष एवं बोधगम्य विवरण। जो प्राचीन में घटनाएं हो चुकी हैं उनका बोधगम्य तरीके से विशेष विवरण जो है वो इस शब्द का अर्थ होता है। इतिहास जो है, इतिहास का अर्थ हम इस तरीके से जान सकते हैं कि अतीत की परंपराओं को वर्तमान में सुरक्षित रखकर अतीत को संप्रेषित करना ही इतिहास कहलाता है। कहीं कहीं अतीत के अध्ययन को भी इतिहास कहते हैं, या मतलब बहुत सी परिभाषाएं होंगी अपने अपने हिसाब से। हमने अपने हिसाब से कुछ नया लाने का प्रयास किया है कि अतीत की परंपराओं को वर्तमान में सुरक्षित रखकर अतीत से संप्रेषित करना ही इतिहास है। और जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री इतिहास के जन्मदाता यूनान के प्रथम इतिहासकार हेरोडोटस जो थे वो यूनान के प्रथम इतिहासकार थे। और इतिहास को जो एक सब विषय के रूप में जो परिभाषित करने का, प्रतिस्थापित करने का जो कार्य किया है, यूनानी इतिहासकारों ने ही किया है। ऐसा नहीं कि उससे पहले इतिहास नहीं था, इतिहास था पर वो विषय के रूप में नहीं था। हेरोडोटस ने सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था इतिहास के लिए। अब चलिए भारत के कुछ नामों के बारे में जान लेते हैं, अच्छी की जानकारी है। भारतवर्ष, भारत का एक नाम है भारतवर्ष। चलिए भारतवर्ष के बारे में जानते हैं। भारतवर्ष जो है वो भारत का प्राचीनतम नाम है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख जो है खारवेल, कलिंग के जो नरेश थे खारवेल, उनके हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। ये कलिंग नरेश थे खारवेल, इतना याद रखना। यहाँ पे एक जानकारी और ऐड हो गई। और इसका जो साहित्यिक स्रोत है वह पाणिन की जो अष्टाध्यायी है। पाणिन एक संस्कृत के विद्वान थे और उन्होंने अष्टाध्यायी लिखी है। व्याकरण जो है वो पाणिन ने लिखी है। तो पाणिनकृत अष्टाध्यायी में भारतवर्ष का मतलब जो भारत का वर्णन है उन्होंने भारतवर्ष के रूप में किया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पौरुवंश, यही पौरुवंश जिसमें अर्जुन और ये सब हुए हैं, भरत, दुष्यंत, शकुंतला, पुरुरवा, ये पौरुवंश के राजा दुष्यंत एवं उनकी पत्नी शकुंतला। ये कहानी आप सब लोगों ने पढ़ी होगी, दुष्यंत शकुंतला वाली। दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। एक यह भी पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है। ऋग्वेद में जो जन होते थे उनके प्रमुख जन जो थे भरत, उनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। अनेक मत हैं हर जगह पर, आप सबके अलग अलग मत हैं। जैन ग्रंथों के अनुसार जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र जो बड़े लड़के थे भरत, उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। ये जैन ग्रंथों के अनुसार है, सबके अलग अलग मत हैं, याद रखना। ऋग्वेद के काल में जो भरत थे उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, इस तरीके से याद रखना। अब चलिए देखते हैं इंडिया। तो इंडिया जो है यूनानी इतिहासकारों द्वारा दिया गया नाम है। इंडिया शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के एंड से हुई है। इंडिया शब्द जो है वो यूनानी इतिहासकारों की देन है, ये याद रखना, इतना इम्पोर्टेंट है। आर्यावर्त, पतंजलि का जो महाभाष्य था, पतंजलि ने महाभाष्य अपना लिखा था ग्रंथ, उसमें भारत को आर्यावर्त, आर्यों का देश कहा है, मतलब जहाँ आर्य निवास करते हैं। जम्बूद्वीप, अशोक के अभिलेखों से हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप मिलता है। अशोक के जो अभिलेख मिले हैं, खास करके जो अभिलेख देवनागरी भाषा में लिपि में मिले हैं, इस तरीके से उनमें हमारे देश, ब्रह्मी में मिले हैं, उनमें हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप मिलता है। अजनब वर्ष, एक और ये नाम है, ये ज़्यादा सुनाई तो नहीं पड़ता है, दिखाई नहीं देता, लेकिन अजनाब वर्ष जो है वो हम लोग पढ़ते होंगे जब भागवत या कथा होती है, तो उसमें भागवत महापुराण में हमारे देश का नाम अजनब वर्ष कहा गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट है हिंदू या हिंदुस्तान। तो सर्वप्रथम इसका उपयोग अरबियों या मध्यकालीन इतिहासकारों, जब विदेशी मध्यकालीन इतिहास आक्रमण हुए हमारे पे, तो उनके द्वारा हमारे देश का उच्चारण जो हुआ नाम, वो
हिंदुस्तान या हिंदू से हुआ, हिंदुस्तान हिंद से, और हिंद की उत्पत्ति जो है वो सिंधु से हुई है। सिंध को हिंद कहते थे, इंडस सिंधु नदी से हुआ। भारतीय इतिहास का विभाजन अगर हम देखें तो सांप्रदायिकता के आधार पर जो एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, सर जेम्स मिल थे, उन्होंने सांप्रदायिकता के आधार पर भारत का विभाजन किया। उन्होंने भारत को 3 भागों में विभाजित किया, हिंदू एज, मुस्लिम एज, मॉडर्न एज। मॉडर्न एज वो ब्रिटिश एज को मॉडर्न एज कहते थे। और विशेष बात ये थी कि जेम्स मिल जो थे वो ना तो कभी भारत आए थे और ना उनको भारत की भाषाओं के बारे में, संस्कृत के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। उन्होंने ब्रिटेन में बैठे बैठे ही 1806 से 1818 के बीच में भारत का सांप्रदायिक विभाजन कर डाला। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो 1818 में प्रकाशित हुई। तो जेम्स, ये याद रखना कि सांप्रदायिकता के आधार पर पहला विभाजन जो था वो जेम्स मिल द्वारा किया गया था। ये ब्रिटेन के अर्थशास्त्री थे। और एक बात ये इंपॉर्टेंट है कि भारत कभी आए नहीं थे। राष्ट्रवादी इतिहासकार जो थे आर.सी. मजूमदार, इनका नाम राष्ट्रवादी इतिहासकारों की लिस्ट में आता है। एक बड़े इतिहासकार हैं आर.सी. मजूमदार, काफ़ी आगे सुनने को मिलेगा इनका नाम। आर.सी. मजूमदार ने इतिहास का विभाजन 3 कालों में किया है। प्राचीन काल, जिसका समय प्रारंभ से 1000 ईस्वी, मध्यकाल जिनका जो है 1000 से 1813 ईस्वी, और आधुनिक काल 1813 से अभी तक। इनके हिसाब से हम ये सब पढ़ेंगे एक एक करके आगे। प्राचीन काल मुख्यतः तो हम प्राचीन काल को ही पढ़ेंगे क्योंकि यह प्राचीन काल की सीरीज है। आधुनिक काल और मध्यकाल भी हम आगे लाने का प्रयास करेंगे। प्राचीन इतिहास का जो विभाजन है वो भी 3 कालों में किया गया है, क्योंकि जब हम विभाजन कर लेंगे तो हमें उस समय को पढ़ने समझने का आसानी रहती है, मतलब सुविधाजनक हो जाता है। तो देखेंगे कि प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में अगर देखा जाए तो एक चीज़ हम सब लोग जानते हैं कि इसमें कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं था, लिखित साक्ष्यों का अभाव था। इनका जो मतलब इसकी जानकारी है जैसे पाषाण पत्थरों और पुरानी खुदाई से ही प्राप्त होते हैं। इसमें लिखित और अभिलेखीय साक्ष्य नहीं है। ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं पर ये पढ़े नहीं जा सके हैं। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, ये सब थे, वैदिक सभ्यता, इनके जो शब्द हैं ये लिपि जो इनके पास लिपि तो थी पर उसको पढ़ने में कामयाबी इतिहासकारों को नहीं मिली है। और अब आगे देखते हैं ऐतिहासिक काल में। तो ऐतिहासिक काल के बारे में तो खैर लिखित साक्ष्य भी हैं और पढ़े भी गए हैं, तो सभी विवरण मिलते हैं, अभिलेखीय विवरण, पुरातात्विक विवरण और सब कुछ मिलता है। चलिए देख लेते हैं। ये इम्पॉर्टेंट भी है कि इतिहास के अंग, अभी आपसे कोई अगर पीटी में क्वेश्चन भी आ जाए कि इतिहास के अंग जो हैं उनका मतलब लिखिए, तो 3 इसमें के दे देंगे, कोई अलग दे देगा। तो इतिहास के जो अंग हैं वो हैं, एक काल होगा, एक समय होगा उनका, एक व्यक्ति के विशेष में होगा, स्थान विशेष होगा और घटनाएं होंगी। ये सब मिलकर इतिहास को बनाते हैं। अभी मैंने शुरुआत में ही बताया था कि इतिहास को एक विषय के रूप में प्रतिस्थापित करने का श्रेय यूनानी इतिहासकारों को जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं वो अभी हम इनके बारे में यहाँ पर सिर्फ जान लेते हैं कि कौन से स्रोत हैं। इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण, इनको हम एक एक करके देख लेते हैं क्योंकि इनके बारे में विस्तार से हमें पढ़ना है अभी। साहित्यिक स्रोत 2 भागों में विभाजित करेंगे, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। अब इसमें धार्मिक साहित्य को भी हम 2 भागों में विभाजित करेंगे, एक होगा ब्राह्मण साहित्य, एक होगा ब्राह्मणेतर साहित्य। जो ब्राह्मण मतलब जो पूजा पाठ और इन सब से अलग, एक अलग प्रकार के साहित्य के रूप में देखा जाएगा। जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस तरीके का एक साहित्य होगा, उसे ब्राह्मणेतर साहित्य कहेंगे। हम पढ़ेंगे इसके बारे में आगे। लौकिक साहित्य में देखेंगे पाणिनिकृत, अष्टधाई, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, बुद्ध चरित्र, अश्वघोष का, इस तरीके से मतलब काफ़ी रचनाएं हैं जो लौकिक साहित्य, जिनमें किसी भी धर्म को लेकर नहीं बताया गया है, एक समाज की बात की गई है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, जिसमें अशोक के अभिलेख मिलेंगे, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, इस तरीके से इनके सबके अभिलेख देखेंगे। मुद्राएं,
प्रत्येक राजा जब राजा बनता था तो व्यापार वाणिज्य के लिए मुद्राएं छपवाता था, मुद्राएं बनवाता था। टकसाल होती थी, वहाँ मुद्राओं का निर्माण होता था और ये मुद्रा उनके व्यापार में सहयोग करती थी। और मुद्राओं से हमें ये भी पता चलता था कि इनका किन विदेशी देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे, क्योंकि जो मुद्रा अगर मान लीजिए ईरान की मुद्रा भारत में मिली है तो इसका मतलब ये भारत में मुद्रा आई है तो उनके साथ में व्यापार रहा होगा। और स्मारक और भवन में ये है कि भाई उनका स्थापत्य के बारे में पता चलेगा कि कैसा स्थापत्य था, किस प्रकार की उनकी भवन निर्माण कला थी और इससे स्मारक बनवाते थे। ये सब चीज़ों का बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है विदेशी यात्रियों का विवरण। बाद में बहुत से विदेशी आए, यूनानी आए, जिसमें हेरोडोटस, मेगास्थनीज, टॉलमी, नियर्कस, डाइमेकस, इस तरीके से बहुत से नाम हम लोग आगे पढ़ेंगे। चीनी यात्रियों में फायान, हुएनसांग, इत्सिंग और इस तरीके से नाम हम लोग आगे देखेंगे और इनके बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। और अरबी यात्रियों में जो थे वो महमूद गजनवी के साथ में आए थे, जो ज़्यादातर अलबरूनी, कुतबी, फिरदौसी, बर्नी, बहुत से इतिहासकार थे। इनके बारे में पढ़ेंगे, इनसे हम इतिहास को जान पाएंगे। तो अभी आज के लिए इतना ही, क्योंकि अभी हम आपको सिर्फ परिचय दे रहे थे कि हमें आगे पढ़ना क्या है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें आपके जब सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा कि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर लाएँ। ठीक है, तो धन्यवाद।